पब्लिक पूछ रही है सवाल। सवाल पब्लिक का नंबर 1, चुनाव लड़ने में राहुल गांधी की कांग्रेस कमजोर या चुनाव लड़ाने वाला चुनाव आयोग? चुनाव आयोग अगर कॉम्प्रोमाइज्ड है तो राहुल गांधी को एलओपी बनने का जनादेश कैसे मिला? देश की संस्थाओं के कंधे पर राजनीति क्या भारत के लोकतंत्र पर सीधा हमला नहीं? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, तहसीन पूनावाला कांग्रेस के सपोर्टर हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आनंद दुबे प्रवक्ता हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, रीना गुप्ता प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तहसीन पूनावाला जी आपको। सवाल यह है कि हर बार की तरह इस बार भी देश का रोना जाकर रोने की नौबत आ गई अमेरिका पे, और अमेरिका में जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भारत के दौरे पर हैं, उनके बच्चे उनके साथ आज ही लैंड किए हैं इस देश में, वो भारतीय वेशभूषा में हैं, कुर्ता पजामा पहन रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, भारत के बारे में क्या क्या देख रहे हैं और समझ रहे हैं। वहीं पर राहुल गांधी उसी समय अमेरिका पहुंचते ही भारत की बस किसी ना किसी तरीके से भारत को नीचे दिखाने की कोशिश में जुट जाते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन ये बार बार की आदत राहुल गांधी की हर बार ऐसे ही क्यों होती है कि देश का रोना बाहर के देश जाकर रोना पड़ता है? थैंक यू नाविका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। हम एक चीज की शुरुआत इस चीज से कर लेते कि माननीय राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, अरविंद केजरीवाल सारे गलत है, एक भाजपा ही सही है। तो ये जब भाजपा इलेक्शन कमीशन पे एलिगेशन लगाती थी तब वो देश भक्ति के जज्बा में करती थी। आज जब विपक्ष सवाल उठाता है वो देशद्रोही, इसको हम मानते आगे की बात करते हैं। राहुल गांधी जी कुछ फैक्चुअल सवाल पूछते हैं। मैं राहुल गांधी जी के सवाल पे आता हूँ क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव पे था, लेकिन मैं पहले ममता बनर्जी ने ये बताया है कि जो इलेक्शन वोटर आईडी है वो डुप्लीकेट होता है। ये बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी मानी है। ये बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था जब उनकी मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जब मुझे बुलाया गया था, जो हालांकि आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए पूर्व भी नहीं था, कि ये हो ही नहीं सकता डुप्लीकेट, इसलिए आधार को ज्वाइन करना है, जिसको हमने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इलेक्शन कमीशन ने अपनी गलती मानी, ममता बनर्जी इसमें गलत है, उसकी सफाई क्यों नहीं दी? इलेक्शन कमीशन ने गलती क्या कह दिया होते। अब हम आते हैं महाराष्ट्र के ऊपर। स्पेसिफिक सवाल राहुल गांधी जी ने उठाया, जितनी बुजुर्ग, जितनी अडल्ट आबादी है उससे ज्यादा वोट पाए गए, ये कैसे हो सकता है? ये चीज हमने माननीय अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखा, सडनली वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वोट कम हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है कि ये स्टार कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहीं वोट बढ़ते कम होते, इसका कोई प्रमाण देते नहीं। सेकंड चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो इलेक्शन कमीशन नहीं बता सकता, 5 बजे या 6 बजे वोटिंग खत्म होता है, उसके बाद जो वोट कास्ट हुआ, जब फॉर्म 19A 19B 19C मिला, उसके बाद जो वोट कास्ट हुआ उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। अगर उतने लोगों ने वोट काटा, मान लेते कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि उतने लोगों ने वोट डाला, तो उनका वीडियो टीवी रिकॉर्डिंग का है, और उस वीडियो टीवी रिकॉर्डिंग जब मांगा गया आरटीआई के माध्यम से, वर्तमान केंद्र सरकार ने कानून बदला और कहा कि हम नहीं दे सकते, जबकि हाईकोर्ट का आदेश है कि आपको ये देना होगा इसका रिकॉर्डिंग। तो क्यों नहीं देते? अगर आप मुझे 30 सेकंड और दे तो मैं आपके दर्शकों को समझा दूं कैसे रिकॉर्ड होता है। जब 30 सेकंड क्या, मैं आपको 1.5 मिनट और दे दूंगी। आप मुझे सिर्फ इतना समझा दीजिए कि खड़गे जी बक्सर गए। अब खड़गे जी जब बक्सर जाते हैं, वहां भीड़ नहीं जुटती तो जिला अध्यक्ष को हटा दिया जाता है। भीड़ वहां, अभी तो इलेक्शन कमीशन नहीं है ना, अभी तो वो खुद ही जा रहे हैं। भीड़ नहीं जुट रही तो डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष को हटा दिया जाता है। भीड़ वोट करने राहुल गांधी के लिए भी नहीं जुटती तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन को गाली देना। लेकिन आपकी दिक्कत अगर इलेक्शन कमीशन से है तो अमेरिका जाकर, बॉस्टन जाकर ये रोना किसके सामने रो रहे हैं? वो लोग क्या करेंगे इसके बारे में जो आपको अमेरिका जाकर ये बताना पड़ता है? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप 30 सेकंड और देंगे, आपके दर्शक को सिर्फ 30 सेकंड और दीजिए। आपके दर्शक जाने के जब इलेक्शन खत्म होता है, 5 या 6 बजे वोटिंग खत्म होता है, जितने लोग उस लाइन में रहते हैं उनको एक स्लिप दिया जाता है
जिसकी टैली अंत में होती है कि कितने लोग थे जिन्होंने टाइमिंग के बाद वोट किया, क्योंकि वो लाइन में थे, उनका अधिकार है वोट करना। ये टैलिंग हमें नहीं मिल रही, ये वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिल रहा, कानून बदला गया। राहुल जी वही बात कह रहे जो माननीय उद्धव ठाकरे जी, अरविंद केजरीवाल जी, ममता बनर्जी भारत में कह रहे, और वही बात वो भारतीय लोगों के सामने कह रहे। उस बात में कोई बदलाव नहीं आया। मैं जो स्पेसिफिक टेक्निकल, खड़गे जी के लिए भीड़ नहीं आती, राहुल जी के लिए नहीं आती, उद्धव जी के लिए नहीं आती, अरविंद जी, हम सारे खराब है कहते। अब बताइए कि ये सब होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन हमारे सवाल का जवाब क्यों नहीं देता? ये बात बताइए। हम सब मानते ना हम खराब है, बोल देते हम खराब जवाब दे चुका है, महाराष्ट्र का जवाब दे चुका है, उसी चुनाव में झारखंड की इलेक्शन आप जीत चुके हैं, झारखंड को लपालप, लेकिन महाराष्ट्र का रौनक है कि खत्म ही नहीं हो रहा। प्रदीप भंडारी जी जवाब दीजिए, कौन किसको यहां कॉम्प्रोमाइज कर रहा है? नविका जी, मैं 2 पार्ट्स में जवाब दूंगा। कहते हैं ना, जब बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है तो वो हमेशा टीचर को ब्लेम करेगा, स्कूल को ब्लेम करेगा, टेक्स्ट बुक को ब्लेम करेगा, सिलेबस को ब्लेम करेगा। राहुल गांधी जी की स्थिति यही है, क्योंकि नविका जी, राहुल गांधी ने सत्य कब बोला है? हर बात जो लेके गए, हर मुद्दा सिर्फ और सिर्फ फेक साबित हुआ है। अब इसके अंदर भी जो बात कर रहे हैं नविका जी, पहले मैं बता दूं, फॉर्म 17C हर कैंडिडेट को मिलता है। उस वक्त के 1 लाख से ज्यादा इनके बूथ लेवल एजेंट थे, नॉट इवन वन वेंट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और जब उस वक्त जाके किसी ने कंप्लेन नहीं करी, वहीं इनका पहला झूठ पकड़ा गया। तो भैया, अगर दिक्कत होती तो सब फॉर्म 17C के वोटर्स को जोड़ते और टोटल वोट से काउंट करते, तब तो सो रहे थे, क्योंकि पता है कि हार गए। और उस वक्त पृथ्वीराज चौहान ने क्या बयान दिया था नविका जी, कि हम हारे इसीलिए क्योंकि हमारे अंदर दिक्कतें हैं, हमें उसका आत्मचिंतन करना चाहिए। अब आ जाते हैं इनकी दूसरी बात के बारे में। भाई, ये भी नहीं आप बता पाते तहसीन भाई, और ये सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि भाई प्रियंका वाड्रा उसी इलेक्शन प्रोसेस से लाखों वोट से जीत जाती है, राहुल गांधी लाखों वोट से जीत जाते हैं, तेलंगाना में आपकी सरकार बन जाती है, कर्नाटक में आपकी सरकार बन जाती है, यहां सबसे रिजाइन कर दो वॉलंटरली। राहुल गांधी को यहां से लगता है कि पूरी प्रणाली खराब है, तो पहले लोकसभा पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज प्रणाली से जीते। पर नविका जी, बड़ी बात यह को पैटर्न देखिए, जब याद करिए G20 के नेता यहां पे आए थे, तब राहुल गांधी गए थे नॉर्वे, और तब भी उन्होंने कहा था कि भाई भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर गड़बड़ी है। अब वापस से जेडी वैंस यहां पे आए, राहुल गांधी सेम वो बात कर रहे हैं। बाहर जाकर ऐसा क्यों होता है, जब भी कोई विदेशी मुल्क का व्यक्ति यहां आता है तो राहुल गांधी भारत को अपमानित करते हैं, और वो जो साबित हो चुका है उस झूठ की बात करते हैं। 10 सेकंड में इनका जवाब दूंगा। ये जो वोटर की बात करते हैं, इसमें भी इतना बड़ा झूठ है। इन्हीं के प्रवीण चक्रवर्ती 2011 के सर्वे को एक्स्ट्रापोलेट करके 2025 में वो टोटल वोटर्स की बात कर रहे हैं, जो इतनी बड़ी झूठ बात है, जो उनके ट्वीट से पता चलती है। और ये बात करेंगे कॉम्प्रोमाइज इंस्टीट्यूशंस की, जरा इनका इतिहास देखिए। फॉर्मर सीईसी थे केवी सुंदरम, इनको जाके इन्होंने चेयरमैन लॉ कमीशन का बना दिया। आरके त्रिवेदी फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमीशन थे, इनको इन्होंने गवर्नर बना दिया। टीएन सीशन फॉर्मर सीईसी थे, इनको कांग्रेस पार्टी के चुनाव से टिकट लड़े। एमएस गिल फॉर्मर सीईसी थे, वो जाके राज्यसभा के मेंबर बन गए। एन गोपाल स्वामी फॉर्मर सी थे, पद्म भूषण बन गए, और सब लोग नवीन चावला के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो तहसीन भाई, झूठ बोलना बंद करो। राहुल गांधी के फेलियर को कब तक छुपाओगे? सवाल नहीं, आ रही हूं तहसीन भाई, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, ये पैटर्न देख लीजिए, पैटर्न दिखा रही हूं। फरवरी 2023 में ईडी रेड हुए छत्तीसगढ़ में, जो कोल स्कैम, तथाकथित कोल स्कैम की वजह से ईडी ने उसी महीने डीके शिव कुमार, जो आज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटक के, उनको बुलाया। मार्च में 2023 में राहुल गांधी लंदन जाते हैं और वहां क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी डिसअपियरिंग इन इंडिया, डेमोक्रेसी डेंजर में है। अब कनेक्शन समझ में आ रहा है। फिर मार्च 2023 में सूरत की कोर्ट ने वो मोदी वाले बयान पर उन्हें डेफमेशन में 2 साल का कारावास दिया, इंप्रिजनमेंट दिया। तो जून में वो कहते हैं, फर्स्ट टू गेट मैक्सिमम सेंटेंस फॉर डेफमेशन, वॉर ऑन डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशंस अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी कि कोर्ट पर भी टिप्पणी कर दी। कई बार हुआ है ऐसा, बाहर के देश में जाकर इस देश के इलेक्शन कमीशन तो क्या चीज है, कोर्ट तक को नहीं छोड़ा। फिर अप्रैल 2023 में कार्ति चिदम्बरम के प्रॉपर्टी अटैच हुए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑपोजिशन की, सीबीआई की मिसयूज की, रिजेक्ट कर दी प्ली। तो उन्होंने जून 2023 में अमेरिका जाकर कहा, सारा ऑपोजिशन स्ट्रगल कर रहा है, पैसे नहीं है, फाइनेंशियल डोमिनेंस, इंस्टीट्यूशनल कैप्चर हो गया है। बार बार बाहर के देशों में जाकर यह कहना क्या सही है? जब आपके ऊपर शिकंजा कसता है, सवाल पूछे जाते हैं, जैसे नेशनल हेराल्ड पर इस वक्त पूछे जा रहे हैं, तो आप बाहर के देश जाकर इस देश के बारे में बोलते हैं।
चलिए, आपकी बात हमने मान ली, बाहर के देशों में नहीं, हम अपने देश की बात कर लें। हमारे ही अपने देश में लोकतंत्र खतरे में है नहीं तो बता दीजिए आप, क्या पार्लियामेंट के अंदर में भारतीय जनता पार्टी संविधान का सम्मान कर रही है क्या? एक साथ 140 सांसदों को निलंबित करके बिल पास करती है तो आप समझ रहे हो कि संविधान का सम्मान हो रहा है। और विपक्ष को हमेशा विपक्ष को टारगेट करती है। विपक्ष जो राय देता है, आप बिल लेके आते हो, विपक्ष राय देता है, विपक्ष की राय कहां मानते हो? जेपीसी में भी अगर वक्फ बोर्ड पे राय दी, वक्फ बोर्ड बिल पे, तब भी नहीं माना। किसान बिल बना रहे थे तब राय दे रहा था विपक्ष, तब भी नहीं माना। आप विपक्ष की राय नहीं मानते हो। और तो और मानी सर्वोच्च न्यायालय का भी अपमान करने लगे। माने संविधान का आप सम्मान नहीं करते, विपक्ष का सम्मान नहीं करते, अब तो सर्वोच्च न्यायालय का भी सम्मान नहीं कर रहे हो। सर्वोच्च न्यायालय को कह रहे हो कि भैया ये तो भाई इनकी वजह से गृहयुद्ध हो रहा है देश के अंदर में। अभी समित पात्रा जी कह रहे थे अगर नहीं विश्वास है तो कोर्ट चले जाओ। अरे भैया, आप ही कोर्ट पे नहीं विश्वास कर रहे हो, आप कोर्ट का अपमान कर रहे हो। तो बताइए, आप देश के लोकतंत्र में विश्वास कर रहे हो क्या? पहले ये बता दीजिए। आप किसी चीज में विश्वास नहीं करना चाहते हो तो आप देश को तानाशाही की तरफ लेना चाहते हो या राजतंत्र की तरफ लेके जाना चाहते हो? विपक्ष अगर इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछता है तो आप टपक पड़ते हो, बीच में आगे बीजेपी टपक पड़ती है। अरे सवाल मेरा, बात हो रही है इलेक्शन कमीशन से, टपक बीजेपी पड़ती है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? सवाल तो ये है, ये कौन सा रिश्ता है? किसी भी एजेंसी से हम सवाल पूछते हैं लेकिन बीजेपी टपक के आ जाती है। क्यों भाई? आपको तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए लोकतंत्र बचाने के लिए। अगर हम सवाल उठा रहे हैं कि हरियाणा में आपने, सॉरी चंडीगढ़ में आपने देखा वोट की चोरी हो रही थी जब मेयर का चुनाव हो रहा था, आम आदमी पार्टी को हराया जा रहा था और सबके सामने चोरी हो रही थी, तो क्यों आपको हमारे साथ आगे खड़ा होना चाहिए ना कि जी भाई विपक्ष आवाज उठा रहा है, बिल्कुल सही उठा रहा है, देखिए यहाँ पे वोट की चोरी हो रही है। या उत्तर प्रदेश के अंदर में जब तंत्र का इस्तेमाल हो रहा था बाई इलेक्शन में, हमने कहा हम तो चुनाव जीते 2024 में, 43 सीटें लेके आए। चुनाव जीतने के बाद भी हमने कहा हमें ईवीएम पे विश्वास नहीं है। चुनाव जीतने के बाद भी हमने कहा कि हमें इलेक्शन कमीशन पे विश्वास, इलेक्शन कमीशन को जो हम लिख के देते उस पर कार्रवाई नहीं करता। और वो हमने उपचुनाव में देखा किस तरह से नंगा नाच उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, तंत्र का कितना दुरुपयोग हुआ, किस किस कॉन्स्टिट्यूंसी में बताएं कैसे। अनुराग भदौरिया जी, आधा सच जो है ना कई बार झूठ से ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि आप आधा सच बता रहे हैं कि वो चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में आपने आधा सच बताया कि बिल्कुल सही है, वहां धांधलेबाजी हो रही थी, पर यह भूल गए बताना कि कोर्ट ने संज्ञान लिया और कोर्ट ने रद्द किया उस इलेक्शन को। तो कोर्ट इंडिपेंडेंट है ना, इंस्टीट्यूशन मर नहीं गए ना इस देश में। ये तो मानेंगे कि इंस्टीट्यूशन जिंदा है। आज अगर बीजेपी कोर्ट की दुहाई दे रही है, कह रही है हाय राम क्या हुआ है कोर्ट को, तो इसका मतलब कोर्ट उनके कंट्रोल में नहीं है। कम से कम इस बात की ही दिवाली मना लीजिए, लेकिन ये भी नहीं। लेकिन प्रदीप भंडारी, बहुत से सवाल उठाए अनुराग भदौरिया जी ने, जवाब दीजिए, जवाब इस बात का भी दीजिए कि अखिलेश यादव जी ने तो एक इंस्पेक्टर का वीडियो भी कल ट्वीट कर दिया था इलेक्शन कमीशन के मामले में, महाराष्ट्र के मामले में। ये कौन सी सच्चाई है? नविका जी, वो सस्पेंडेड इलेक्शन ऑफिसर है बीड का, ये आपको मैं बता सकता हूं। बीड के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने ऑलरेडी लिखा है कि वो वहां पे प्रेजेंट ही नहीं था। तो मेरा सवाल है, हर दागी, हर भ्रष्टाचारी के कंधे पे ही क्यों विपक्ष जो है अपनी गोली चलाने की बात करता है, राजनीतिक गोली? मैं बताता हूं अनुराग भदौरिया की पीड़ा क्या है। ये 30 दिसंबर 2015 की बात है। नविका जी, टाइम्स नाउ का ट्वीट है, समाजवादी पार्टी का नेता टोटाराम यादव को अरेस्ट किया गया था क्योंकि वो पंचायत पोल में उत्तर प्रदेश में बूथ कैप्चर कर रहा था। तो आज ये लोग बूथ कैप्चर नहीं कर पाते हैं और जब बूथ कैप्चर करते हैं तो अरेस्ट हो जाते हैं। पहला देश में बूथ कैप्चरिंग बेगूसराय के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता ने करी थी। तो ये दोनों के दोनों जो है इस बात से चिड़े हुए हैं कि इनकी बूथ कैप्चरिंग की दुकान बंद हो चुकी है, इसीलिए अनुराग भदौरिया को दिक्कत है। और आज अनुराग भदौरिया उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। इनके रामली सुमन ने एक दलित बच्ची के रेप को बोला है छोटी मोटी घटना है। ये इनका चरित्र और स्वभाव है, ये तो बोले ना। और हमको आप बात करें, हम तो जुडिशरी का सम्मान करते हैं। जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाने वाले आप लोग थे, जस्टिस अरुण मिश्रा के खिलाफ पर्सनल टिप्पणी करने वाले आप लोग थे। राम गोपाल यादव ने तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गाली तक बक दी थी। तो पहले अंदर जाके अनुराग भदौरिया हरा कुर्ता जो है उसको हटाइएगा शो के बाद में, और मिरर में अपने आप को देखिएगा और पूछिएगा कि क्या अंदर की चेतना कुछ बची है कि नहीं बची है। अनुराग भदौरिया जी, मैंने आपको पूरे 120 सेकंड आपको पहले दिया और शायद 120 सेकंड से ज्यादा दिया आपको बोलने के लिए, लेकिन मैं देख रही थी कि जितनी देर आपके सवालों का जवाब दे रहे थे प्रदीप भंडारी, आप बीच में बोलते रहे। अब ये संवैधानिक है क्या? ये संवैधानिक है क्या? ये परंपरा है क्या डिबेट की?
यही आप पार्लियामेंट में भी करते हैं। आप पार्लियामेंट में भी करते हैं और फिर कहते हैं हमारी कोई सुनता नहीं। आप किसकी सुनते हैं? आपका आउटगोइंग फ्री है, इनकमिंग बैंड है, और ये दिक्कत है। आप अपना भी बोलेंगे, दूसरों को भी नहीं सुनेंगे, फिर हाय तौबा मचाएंगे। ये सही बात बिल्कुल नहीं है। ये सही बात बिल्कुल नहीं है। और अनुराग भदौरिया, हमारे दर्शक भी ये लिखकर भेजते हैं, और मैं आपके सम्मान में कोई ऐसे वाले कमेंट्स लेती नहीं हूं, लेकिन दर्शक भी लिख के भेजते हैं कि अनुराग भदौरिया सुन नहीं रहे, सिर्फ बोल रहे हैं। मर्यादा पालन करना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी से हो। लेकिन रीना गुप्ता जी, एक सवाल जो दर्शक पूछ रहे हैं, रविंद्र केपी का यूट्यूब पर सवाल है, राहुल गांधी के ऐसे बयानों के बाद हम क्यों ना माने कांग्रेस का भारत से खेल खत्म, टाटा बाय बाय। दिवाकर मिश्रा भी पूछ रहे हैं, अमेरिका में भारत की शिकायत करने से अमेरिका क्या प्रधानमंत्री बन जाएंगे? ये सवाल दर्शक पूछते हैं कि बाहर के देश में जाकर इस देश को कोसने से क्या कुछ बदलने वाला है? ऐसा क्यों किया जाता है? नविका जी, पिछले कुछ सालों से लगातार ऐसी खबरें आती हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक इकोसिस्टम है, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, उसी तरह इलेक्शन कमीशन जो है भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम में काम कर रहा है। 2023 में जब बीजेपी ने कानून बदला, और उसका असर यह है कि अब बीजेपी डिसाइड करती है कि इलेक्शन कमीशन कौन बनेगा, सीईसी कौन बनेगा। पूरे दुनिया में किसी देश में नविका जी ऐसा नहीं होता कि सरकार विपक्ष के बिना डिसाइड कर रही है कि इलेक्शन कमीशन कौन बनेगा। अब ये भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में कानून बदला, अब जिसको ये चाहे उसको सीईसी बनाते हैं, और उसके बाद जो भी बनता है वो इनकी जी हजूरी करता है। मैं 3-4 एग्जाम्पल दूंगी आपको, सिर्फ दिल्ली से एग्जाम्पल दूंगी नविका जी। दिल्ली में 4 साल में 2020 से 2024 तक 4 लाख वोटर बढ़े थे सिर्फ, और दिल्ली विधानसभा के 6 महीने पहले इस बार 4 लाख वोटर दिल्ली में बढ़ाए गए। ये 4 लाख वोटर कहां से अवतरित होकर दिल्ली आ गए, इसका आज तक इलेक्शन कमीशन ने हमें जवाब नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन के नाकों के नीचे हमने दिखाया कि किस तरह कैश फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है नई दिल्ली विधानसभा में। अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा में लगातार कैश डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लगातार चादरें, बर्तन, लोटा, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हुआ। हमने सब वीडियो की एविडेंस दी, इलेक्शन कमीशन के कान पे जू नहीं रहेंगी। उसी विधानसभा में 2 महीने के अंदर 10,500 वोटर एडिशन की एप्लीकेशन हुई। ये 10,000 लोग नई दिल्ली विधानसभा में ओवरनाइट कहां से आ गए? हमने कितनी ऐसी विधानसभा तो इस बात का रोना, रीना गुप्ता जी, इस बात का रोना आप इस देश में उठाएंगे ये मुद्दा, या अमेरिका जाकर उठाएंगे? पहला सवाल तो मेरा ये उठता है। दूसरा सवाल, एमसीडी के चुनाव से आप क्यों भाग गए? देखिए नविका जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। अब राहुल गांधी देश से ज्यादा विदेश में टाइम स्पेंड करते हैं, वो जहां होंगे वहां मुद्दा उठा रहे हैं। हम तो लगातार इस देश में, भारत में, और हम लगातार इलेक्शन कमीशन के सामने एविडेंस रखते आ रहे हैं कि किस तरह सिस्टमैटिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव लड़ती है वहां पे इनके पास फर्जी वोटर हैं। ये फ्लोटिंग वोटर्स हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट। पंजाब फिर आपने कैसे जीतने दिया आम आदमी पार्टी को? तेलंगाना क्यों दे दिया आपने कांग्रेस पार्टी को? कर्नाटक क्यों हार गए? प्रदीप भंडारी, पहले इसका जवाब दीजिए, लेकिन पहले तहसीन पूनावाला। चुटकी बहुत ले ली रीना गुप्ता जी ने। वो कह रही है राहुल गांधी इस देश में कम, बाहर ज्यादा रहते हैं। अब बता दीजिए, वक्फ के बिल पर वो बोलते नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा आती नहीं। अब आपके अलायंस के लोग क्या कह रहे हैं? कोई बात नहीं, ये हम आनंद जी, मैं आ रही हूं आपके पास। इसे लोकतंत्र 101 कहते हैं। हम एक दूसरे के साथ
राजनीतिक लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन सवाल जो उठा रहे हैं वो मिलकर उठा रहे हैं। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा, मैं उसका जवाब देते मुझे 30 सेकंड और देना। आपने पूछा पंजाब कैसे दे दिया आपने। पंजाब इसलिए दिया नाविका जी कि पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के अलावा अगर भाजपा जीती तो पब्लिक ही नहीं मानती। तेलंगाना इसलिए दे दिया। मैं आपसे प्लीज, अगर आप मुझे, मैं प्लीज नाविका जी, मैं थोड़ा सा आपसे निवेदन चाहता हूं। कर्नाटका में जीत जाते तो मान जाती ना पब्लिक। नहीं, कर्नाटका में कांग्रेस को और भी सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन नाविका जी, मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं। मैं सारी, देखिए हम जो सवाल उठा रहे बहुत स्पेसिफिक उठा रहे, जैसे रीना जी ने उठाए 10,000 वोट्स के एडिशन को। मैं फिर से आपसे दोबारा से सवाल पूछ रहा हूं नाविका जी। 65 लाख भारतीयों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने वोट किया आखिरी 5:30 बजे के बाद। मैं मानता हूं इलेक्शन कमीशन सच कह रहा है, राहुल गांधी झूठ कह रहे। प्लीज आप उसका वीडियो एविडेंस दे दीजिए। आपने कानून क्यों बदला? बस मैं तो कह रहा हूं सच कह रहे, आनंद भाई झूठ कह रहे, मैं झूठ कह रहा हूं। आप एविडेंस दे दीजिए। इल्जाम आपने लगाया और एविडेंस दे इलेक्शन कमीशन। आनंद दुबे जी मुझे ये बता दीजिए कि अगर सब कुछ गलत था तो वो कोर्ट कितने लोग गए महाराष्ट्र के चुनाव में? वो 17C लेकर कितने लोग कोर्ट चले गए थे? आपकी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, तमाम पार्टियों से कितने लोग कोर्ट गए थे? नाविका जी नमस्ते। देखिए, यहाँ विषय ये नहीं कि सब कुछ गलत था। यहाँ विषय है कि राहुल गांधी जी ने क्या ऐसा कह दिया जिससे पूरे भाजपा में इसमें बखेड़ा बन गया। राहुल गांधी जी ने सत्य कहा है। सत्य तो सत्य होता है, देश में कही चाहे विदेश में कहिए। जब मोदी जी विदेश की धरती पर जाकर कहते हैं कि 2014 से पहले वाला भारत बड़ा पिछड़ा भारत था, बड़ा गरीब भारत था, व्यवस्थित भारत नहीं था, 2014 के बाद अब विश्व गुरु बन गया है, चार तरफ हमारा डंका बज रहा है। आनंद दुबे अगर जाकर विदेश की धरती पर ये कहें कि आज हम 83 रुपए देते हैं तो हमें $1 मिलता है, हम बड़े गरीब हैं, बड़े पिछड़े हैं, तो भाजपाई कहेंगे आनंद दुबे ने बहुत झूठ कहा, देश की गरिमा गिरा दी। ऐसा नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि 83 रुपया देता हूं तब $1 मिलता है। ये तो सत्य है ना। तो देश में कहा जाए तो भी सत्य है, विदेश में कहा जाए तो भी सत्य है। हमारे महाराष्ट्र में सोलापुर में गांव है मार्कड़वाड़ी, वहां पर आबादी है 2000 लोगों की, वोटिंग हुई 1000 लोगों की, उसमें से 700 वोट पड़ गए भाजपा को और 300 वोट पड़ गए कांग्रेस को। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, गांव कह रहा है हमारे गांव में 1000 में से 900 लोग तो कांग्रेस को वोट देना चाहते थे, तो जो बीजेपी को 700 पड़ गए, ये क्या भूत लोगों ने डाला? वहां फिर से चुनाव की मांग हुई, पूरी की पूरी शहर वहां आ गई, कलेक्टर आ गए, भाजपाई आ गए, कांग्रेसी आ गए, वो चुनाव रद्द करना पड़ा। एक माहौल नफरत का वहां बन गया। हम ये नहीं समझते हैं अगर कहीं चुनाव आयोग में खामियां हैं, कोई त्रुटि है, कोई कमी है, उसको ठीक करने के बजाय अगर उसकी कमी हम निकाल रहे हैं तो हम देशद्रोही हो गए। मतलब राहुल गांधी जी ने देश में बात की तो ये कहेंगे रो रहा है, विदेश में बात की तो कहेंगे गाना गा रहा है। अरे कहाँ है? संसद से लेकर नहीं, बिल्कुल आप बोलने नहीं देते। बिल्कुल गलत बात नहीं है, मुद्दे उठाने चाहिए। लेकिन सवाल तो मैं ये पूछूंगी ना कि 2019 तक वही मोदी जिसके बारे में आज आप ये सब कह रहे हैं, 2019 तक आपको बहुत सही लग रहे थे, उनके साथ आप रोज बैटिंग पर निकल जाते थे, रोज छक्के चौके मारते थे। 2019 के बाद नुक्स निकल गया जब मुख्यमंत्री बनाने से मना कर दिया। और मैं ये भी कहूंगी कि आपको तमाम दिक्कतें हैं, आप कोर्ट जाते हैं ना, वक्फ बिल पर कोर्ट गए हैं ना, उस पर भी चले जाते, किसने रोका था? लेकिन गए नहीं, कुछ कोर्ट में पूछा नहीं, यहां बैठकर अमेरिका जाकर बोलेंगे अब सत्य तो सत्य है। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इसका क्या उपाय है? ये सत्य जो यूएस में भी सत्य है और जो भारत में भी सत्य है, ये सत्य बाहर जाकर तकलीफ देता है, यहां पर कोई वोट करने पार्लियामेंट में आता नहीं। ये कौन सा सत्य है जो इनको इतना सता रहा है? नवग्या जी, बहुत साफ सा डिजाइन है और संबित पात्रा जी, भारतीय जनता पार्टी या उनके नेता, वो राहुल गांधी को देशद्रोही, गद्दार जैसे शब्द कह सकते हैं, मैं वो नहीं कह सकता। लेकिन जो कुछ वो कर रहे हैं इसको तो जरूर समझना चाहिए और उसकी व्याख्या होना जरूरी है। राहुल गांधी कहते हैं अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं, हमारे यहाँ लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। तो क्या चाह रहे थे वो? विदेशी हस्तक्षेप चाह रहे थे। राहुल गांधी कहते हैं ये देश है ही नहीं, ये तो राज्यों का संघ है, यानी इस देश की संप्रभुता, सोवरेनिटी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन के दिन, लोकार्पण के दिन क्या कहते हैं? तुम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पता ही नहीं कि तुम लड़ किससे रहे हो, सब गिनाते हैं ढेर सारा और बाद में कहते हैं तुम्हें इंडियन स्टेट से लड़ाई लड़नी।
अब ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है या नहीं आता है, ये जनता तय करेगी। लेकिन ये बयान एक बात स्पष्ट बताते हैं कि भारत को कमजोर करने की कोई कोशिश छोड़ नहीं रहे राहुल गांधी। अभी उन्होंने जो कहा, जरा इसको भी समझिए। दुनिया के 40 से अधिक देशों में भारत का चुनाव आयोग जाकर उनको चुनाव सिखाता है, उनको लोकतंत्र सिखाता है। और दुनिया भर के देश क्या कहते हैं, ऐसा चुनावी प्रबंधन दुनिया में कोई नहीं कर पाता, क्योंकि हमसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश चाइना, लेकिन वहां तो लोकतंत्र है नहीं, डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है। दुनिया का और कोई देश है नहीं, अमेरिका तो हमारे 1/3 से भी कम है, दुनिया का दूसरा कोई देश ऐसा है नहीं। हम वो करके दिखा रहे हैं। हमारा लीडरशिप रोल है, उस लीडरशिप, डेमोक्रेसी में जो लीडरशिप रोल है, उसको राहुल गांधी फॉरेन सॉइल पर जाकर चैलेंज कर रहे हैं। राहुल गांधी देश के लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरूरी बात जिसको हर व्यक्ति को लिख लेना चाहिए, बाकायदा पार्टियां चुनाव आयोग में गई, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नंबर 1, किसी को संदेह हो जाइए सीधे, रनर अप और सेकंड रनर अप दोनों जाइए, हम पूरी काउंटिंग कराएंगे। आज तक कोई नहीं गया, क्यों नहीं जाते? कौन सी बेईमानी है मन में, कौन सा डर है मन में? दूसरा, मशीन का नंबर वो शेयर किया जाएगा। तीसरा, जो भी मतगणना हो रही, जिन मशीनों में हो रही, वो डेटा रिकॉर्ड के लिए रखा जाएगा। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, अभी दिल्ली के चुनाव हुए नमिका जी, रीना गुप्ता यहां बैठी हुई है। रीना जी भूल गई, इनकी पार्टी ने एक वेबसाइट बनाई थी और खूब जोर शोर से बनाई थी, कहा था सारे फॉर्म 17C वहीं अपलोड कर देंगे। अरे पता ही नहीं चला, अरविंद जी तो चुनावी हार मान के भाग खड़े हुए, दिखते भी अब थोड़ा कम है। ऐसा चुनाव हारे। और अगर कंट्रोल में होता चुनाव आयोग तो क्यों 240 जाते? ये सवाल छोड़िए, क्या राहुल गांधी को हराकर ये नहीं कर देते कि ये बेकार नेता है, अपनी सीट भी नहीं जीत पाता? राहुल गांधी को रायबरेली क्यों जीतने देते? ये सीधे सवाल है। और अब झूठ बोलना, अफवाह फैलाना बंद करना चाहिए। और हरियाणा में जब ईवीएम की बैटरी खराब थी तो हुड्डा शैलजा पर इल्जाम लगा रहे थे, शैलजा जी हुड्डा पर इल्जाम लगा रही थी। ये हरियाणा में चल रहा था, वो नजर नहीं आता। तहसीन पूनावाला जी, ये भी नजर नहीं आता आपको कि खड़गे जी बक्सर जाते हैं, वहां भीड़ नहीं जुटती तो ईवीएम की गलती। अब यही काम अगर बिहार के चुनाव के बाद होता तो आपने कहना था इलेक्शन कमीशन ने फिर जिता दिया किसी और को। महेंद्र हरित कैथल हरियाणा से पूछ रहे हैं, अगर मोदी शाह चुनाव आयोग के बूते पर जीत रहे हैं तो 2014 में तो कांग्रेस की सरकार थी, तब कांग्रेस कैसे हार गई और मोदी जी कैसे जीत गए? राकेश कौशिक करनाल से पूछ रहे हैं, ये भी हरियाणा से सवाल है। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो वो देश और देश की संस्थाओं की बुराई करते हैं, आखिर वो क्या साबित करना चाहते हैं? तहसीन भाई जवाब दें। नाविका जी, मैं दोबारा से वही टेक्निकल सवाल पूछूंगा कि मुझे वीडियो एविडेंस पर, मुझे आनंद जी कोर्ट चले जाइए ना, कोर्ट चले जाइए। जैसे हम उत्तर देते हमें रोका जाता है। भाजपा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे सवाल तो पूछने दीजिए, क्यों रोक? एक सेकंड में क्यों? हम सिर्फ कह रहे कि वीडियो एविडेंस दीजिए। हम कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा कि वीडियो एविडेंस दो। वो एविडेंस के बाद, प्लीज मेरी बात सुनिए, कानून बदला गया। आप प्लीज मुझे फैक्ट चेक करें कि नहीं देंगे। कोर्ट ने कहा, माननीय हाई कोर्ट का जजमेंट था कि दीजिए वीडियो रिकॉर्डिंग। उसके बाद महमूद प्राचा था लॉयर, उसके बाद कानून बदला गया। नाविका जी, जो आनंद भाई ने पूरा गांव है, वो गांव मैं जानता हूं, कांग्रेस गांव है, वो गांव में भाजपा आज तक नहीं जीती। गांव आके कहता है रीपोलिंग कराइए। आप क्यों रीपोलिंग नहीं करा? अच्छा, मैं एक ही चीज कह रहा हूं। आप कह रहे हो आज कह रहे हो क्यों नहीं? मैं कह रहा हूं जिस गांव में वो डिमांड हुई, आप वहां पे बैलेट वोटिंग पूरे रिकॉर्डिंग के साथ टाइम लॉ के कैमरा पे करा दीजिए और हमारा मुंह बंद करा दीजिए। आनंद जी, रीमा जी, अनुराग भाई और मेरा बंद करा दीजिए और रोज बुलाकर हमें आप पता नहीं कहां से डेफिनेशन ला रहे हैं। कानून नहीं, कानून बदल दिया गया, लॉ बदल दिया गया। जैसे कि लॉ चैलेंज नहीं होते सुप्रीम कोर्ट में, रोज लॉज चैलेंज होते हैं। और आप कह रहे हैं बीजेपी गांव, कांग्रेस गांव। पहले कहते थे हिंदू सड़क, बीजेपी सड़क, हिंदू कॉलोनी, मुस्लिम कॉलोनी। ये क्या हो रहा है इस देश का? बहुत डेंजरस है। मैं एक एक करके इनकी फेक न्यूज करूंगा। पहली बात, हर कैंडिडेट वीडियो को एक्सेस कर सकता है और हर कैंडिडेट सीसीटीवी फुटेज को एक्सेस कर सकता है। पब्लिक को ओपन नहीं है बिकॉज ऑफ डीप सेक एंड अदर कंसर्न्स। ये लॉ है, कुछ नहीं चेंज हुआ है। तहसीन पुणे वाला झूठ बोल रहे हैं, इनके कैंडिडेट्स नहीं गए। पॉइंट नंबर 2, हर कैंडिडेट को फॉर्म 17C मिलता है।
एक कैंडिडेट, एक कंप्लेंट पूरे 1 लाख में से डीएम के पास पहुंची थी। सो रहे थे क्या कांग्रेसी? 1-1 लाख बूथ एजेंट्स इनके, तब क्या हो रहा था? काउंट कर लेते अपने 17C फॉर्म। झूठ बोलते हैं ये। तीसरी बात नविका जी, ये हिटलर की शाही चल रही है इनकी कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो लगेगा सच है, और भारत की जनता इनके झूठ के ऊपर करारा तमाचा कर रही है। ये रीना गुप्ता बड़ी बड़ी बातें कह रही थी, ये अरविंद केजरीवाल 2015 मई के अंदर की 9 लाख फेक वोटर्स है, हटे, अच्छी बात है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं नविका जी, कैसे हो सकता है, हमको भी फॉर्मूला बता दीजिए कि भाई हम एक इलेक्शन रिक कर देते हैं, इनके हिसाब से बंगाल के अंदर एक तरफा हार जाते हैं, फिर एक इलेक्शन कर देते हैं कर्नाटका के अंदर एक तरफा हार जाते हैं। जब हम चुनाव हारे थे क्या हमने कभी भी बोला कि इलेक्शन कमीशन बिकी हुई है? ये कोर्ट में जाते हैं, इलेक्शन कमीशन बोलती है भाई तुम जब जीतते हो तो ईवीएम ठीक होता है, तुम जब हारते हो तो ईवीएम खराब हो जाता है। इनकी वोटर लिस्ट के ऊपर चुनाव आयोग ने 1 घंटे से ज्यादा की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, पर जो सीखना ही नहीं चाहते, जो अंधे बहरे गूंगे होने का एक्टिंग करते, उनको क्या बताएंगे? क्यों? क्योंकि ये सब परिवारवादी है नविका जी, और हर व्यक्ति अपने परिवारवादी को प्रोटेक्ट कर रहा है। अखिलेश यादव लगातार चुनाव हार रहे, राहुल गांधी लगातार चुनाव हार रहे, और इनके उद्धव ठाकरे भी लगातार चुनाव हार रहे हैं। उनको पता है अगर इन पे सवाल होगा तो पार्टी टूट जाएगी, इसीलिए चुनाव आयोग या जुडिशरी पे सवाल उठाओ। पर आप बार बार सुप्रीम कोर्ट ईवीएम लेकर गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट हैं, अब सुप्रीम कोर्ट किसकी तरफ है मुझे बता दीजिए, क्योंकि निशिकांत दुबे जी ने तो जो कहा आपके सामने है, और उससे बीजेपी ने पल्ला भी झाड़ा है। लेकिन अनुराग भदौरिया जी बता तो दीजिए सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि नहीं? देखिए, हम लोग सर्वोच्च न्यायालय और संविधान को मानने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। रामगोपाल भारतीय यादव जनता कौन है? पार्टी ने कितने आसानी से एक ट्वीट कर दिया। अरे हमने तो ट्वीट कर दिया भैया, रामगोपाल यादव ने फॉर्मर कि हमारी चीफ जस्टिस को पार्टी का गाली बकी बयान थी, नहीं गाली। है। अरे भैया, वो कोई छोटे मोटे सांसद नहीं है, 4 बार के रामगोपाल जीते यादव हुए छोटे-मोटे सांसद हैं। हैं, और आप बड़ी बड़ी अखिलेश यादव के डिबेट राइट पार्लियामेंट हैंड हैं। में निशिकांत दुबे से ही शुरुआत अनुराग करवाते भदौरिया, हैं। रामगोपाल ऐसा यादव नहीं ने है, फॉर्मर चीफ निशिकांत जस्टिस को दुबे गाली एक बकी, बार गाली। के सांसद पहले उन्हें हैं। बोल लेने और दीजिए। वो बहुत समझदार और इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। नहीं, वो बहुत समझदार और इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। उनसे आप अपनी डिबेट की पार्लियामेंट में शुरुआत करवाते हैं, और उनके लिए एक शब्द बोल देना कि नहीं आपको हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो सीधी सोची समझी रणनीति समझ में आ रही है। ऐसे काम नहीं चलेगा कि आपने कह दिया हमें पार्टी कोई लेना देना नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बोला गया है। मैंने सर्वोच्च कभी- न्यायालय से बड़ा तो इस देश में कोई नहीं है ना। सर्वोच्च न्यायालय को कहेंगे कि भाई वो देश में गृह युद्ध करवाएगा, गृह युद्ध के लिए आप उनको जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, और कहते नहीं ट्वीट कर दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी के ट्वीट कर दिया। अच्छा, इतनी बड़ी बात बोल के ट्वीट अरे रामगोपाल यादव सो रहे थे क्या? रामगोपाल यादव ने जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गाली बकी तो क्या हो गया? उसके बाद पार्टी से हटाया, सांसदी से हटाया, जो अयोध्या और बनारस के केसेस आतंकवादियों पे वापस लेके जाते थे कोर्ट में, वो आज हमें ज्ञान देंगे। जिनने इमरजेंसी लागू करी वो हमें ज्ञान देंगे। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गालियां बकते वो हमें ज्ञान देंगे। जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेके आते वो हमें ज्ञान देंगे। क्या बात कर रहे हो? जब राहुल गांधी को जब एक कोर्ट ने समन किया था तो आप तो ये कह रहे थे टंग हटा देंगे चीफ जस्टिस, उस जज की सूरत की। क्या बात कर रहे हो अनुराग भदौरिया? आज देश की जनता आपके एंटी डेमोक्रेटिक माइंडसेट क्यों हो रहा है? इलेक्शन कमीशन से अगर मैं सवाल के खिलाफ ऐतिहासिक आपने जुडिशरी के पक्ष में हमेशा रहे, समझे आप? इसलिए तो कहते हैं कि आपका सम्मान करते हैं आपके रामगोपाल यादव जैसे नहीं है। में तो रामगोपाल यादव जिन्होंने गाली बकी थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भूल गए। ईवीएम के ऊपर सवाल उठाया था कि नहीं उठाया था? 2009-10 में बताया था। लेकिन आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो मेरी जनता क्या करेगी, मेरे दर्शक क्या करेंगे? बेचारे परेशान हैं, सुनना चाह रहे हैं, सुन पा नहीं रहे। सौरभ गुप्ता यूट्यूब पर सवाल पूछ रहे हैं, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को यूपी में बीजेपी से भी ज्यादा सीटें आई, तो क्या आज के इन आरोपों के बाद माने कि समाजवादी पार्टी की इलेक्शन कमीशन से सेटिंग थी? अनुराग भदौरिया जी, सवाल सीधा मिडिल स्टंप पर। मैंने देखिए कोई स्टंप पे नहीं, तब भी हमने बोला था जब हम चुनाव जीते थे, तब भी बोला था हमें ईवीएम पे भरोसा चुनाव नहीं जीते हो, आज भी बोल रहा हूं हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है। और हम क्योंकि पूरा बूथ नहीं लूट पर सारे 37 के 37 तो आते हैं पार्लियामेंट, आपने एक ने भी नहीं छोड़ी सीट। भरोसा नहीं है, सारे 37 लोग आते हैं ना एमपी बन के पार्लियामेंट में, एक भी सीट। अच्छा, आपका कहना होगा कि 80 की 80 आनी चाहिए थी, आपको लग रहा होगा 80 की 80 आनी चाहिए थी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वैसे इस बात की मैं बहुत इज्जत करती हूं, क्योंकि हर आदमी को 100% पर टारगेट करना चाहिए, 50% पर नहीं खुश होना चाहिए।
37 सीट जीतने के बावजूद अनुराग भदौरिया कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। देखिए, असली मुश्किल यही है नविका जी, और मुझे लगता है कि देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि पार्टी तो कभी कोई सत्ता में रहेगी, कभी कोई सत्ता में रहेगी, लेकिन जब आप इस तरह के आरोप लगाते हैं, और मैं फिर कह रहा हूं 111 विधायक 37 सांसद, ये छोटी बात नहीं होती है। समाजवादी पार्टी को ये मिला है, और मैं ये मानता हूं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस बहुत समझदारी वाला अलायंस था, इसलिए ये इस स्थिति में पहुंचे जो लोकसभा में 37 और 6 मिला। लेकिन अब अगर ये तब भी नहीं समझ रहे हैं कि जनता पर बार बार सवाल उठाना, वो लाइन में लग के वोट करे और आप कहें कि ना ना ये तो इसी कंप्रोमाइज है, वो आपकी बातों से, आपके मुद्दे से खुद को रिलेट नहीं करे और आप कहें कि इसी कंप्रोमाइज है, आप और आपके नेता वो राम मंदिर जाते हुए डरे और उसके बाद कहें कि इसी कंप्रोमाइज है। अवधेश प्रसाद कहें कि भैया देखो अभी तय हो गया, अब मैं आ गया हूं, बेटा हार गया तो पहुंच गए राम के दर पर, कहे आएंगे नेताजी भी आएंगे, अखिलेश यादव भी आएंगे। आप तय करिए कि मुद्दे पर जनता आपसे क्यों नहीं जुड़ रही, थोड़ा उसकी समीक्षा कीजिए। कह देंगे कि वो ठाकुर सब सरकार चला रहे हैं, ठाकुर सारे ये हैं, ब्राह्मण सारे ये हैं। अच्छा, पत्रकार से पूछ लिया तुम्हारी जात बता दो, ब्राह्मण क्वेश्चन, ठाकुर क्वेश्चन, पत्रकार क्या कर रहे हैं, तो कैसे हो पाएगा भदौरिया जी, जरा बताइए। बीजेपी गांव, कांग्रेस गांव, एक गांव किसका है, एक गांव तो इनका भी होगा, शिवसेना का। अरुण कुमार गाजियाबाद से पूछ रहे हैं अगर चुनाव आयोग सरकार के पक्ष में है तो बीजेपी जम्मू कश्मीर और बंगाल में क्यों नहीं जीती। धीरज अग्रवाल मेरठ से पूछ रहे हैं जिस राज्य में चुनाव जीतो वहां इलेक्शन कमीशन सही, जहां हार गए वहां इलेक्शन कमीशन गलत, ये कैसा तर्क हुआ। सुरेंद्र नाथानी धनबाद से पूछ रहे हैं कर्नाटक, हिमाचल और झारखंड में चुनाव आयोग की भूमिका पर भी कोई शिकायत है क्या। अंजनी कुमार शर्मा इंदौर से पूछ रही है राहुल जी को क्या अब तक ये समझ नहीं आया कि वो अब सिर्फ एक सांसद नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं। संजय मिश्रा बदोई यूपी से पूछ रहे हैं जनता को अगर पता है कि उसके वोट की सही गणना नहीं हो रही तो जनता सड़क पर क्यों नहीं आ रही। यह भी तो एक सवाल है रीना गुप्ता जी। देखिए नविका जी, धांधलेबाजी भारतीय जनता पार्टी उतनी ही करती है जितनी की पब्लिक हजम कर पाए। अब आप देखिए कि नई दिल्ली विधानसभा का मैं फिर से उदाहरण दूंगी। नई दिल्ली विधानसभा में जितने भी बीजेपी के एमपी थे, एक एक एमपी ने अपने घर से 100 लोगों के वोट बनाए हुए थे। कहां से ओवरनाइट धांधली आपने उतनी की जितनी हजम हो जाए। बहुत बड़ा आरोप है आप पर, इतनी की कि हजम हो जाए, बात ज्यादा नहीं की, कम नहीं की। मैं कहना चाह रहा हूं अरविंद केजरीवाल अभी उनका एक वीडियो आया था, डांस करते हुए दिख रहे थे, जरा बता दीजिए चुनाव खत्म होने से अभी तक वो छोड़ गए। मैं तो नॉर्मल बेटी की शादी की बात यहाँ ना हो, मैंने एक वीडियो देखा, मुझे नहीं पता। बेटी की शादी की बात यहाँ ना हो, किसी के परिवार की बेटी हो यहाँ बात नहीं होगी। नहीं, यहाँ बात नहीं होगी। मैं ये सीधी बात पूछ रहा हूँ कि भाई अभी से लेके अब चुनाव खत्म होने से लेके अभी तक कब वो कोर्ट गए। एक अरविंद केजरीवाल का ट्वीट दिखा दीजिए कि भाई नई दिल्ली के अंदर धांधली हुई है, क्यों उन्होंने एक्सेप्ट किया। फालतू की बातें नहीं बताओ ना, हो रहा है कोर्ट कोई क्यों नहीं जा रहा, ये सवाल बड़ा है। जेके सिन्हा बिहार से पूछ रहे हैं राहुल जी संविधान की किताब लेकर घूमते हैं, फिर विदेश में उसी संविधान की संवैधानिक संस्थाओं की छवि क्यों धूमिल करते हैं, ये सवाल बड़ा है। और हमने जनता से पूछा चुनाव आयोग पर राहुल के सवाल सही या मोदी को नहीं हरा पाने की खींच है। 11% कहते हैं कि राहुल गांधी सही सवाल कर रहे हैं, लेकिन 87% लोग कह रहे हैं कि यह सवाल सिर्फ खींच दिखाता है राहुल गांधी की। क्यों खींच रहे हैं, यह सवाल आज जनता भी पूछ रही है। 40,000 लोगों के सर्वे से ये सोशल मीडिया पर रुझान जो आए हैं, ये देश का मूड बताता है। भाई खींचिए मत, चुनाव आयोग अगर जिताती है तो हराती भी है, हराती है तो जिताती भी है। रोज रोज सवाल पूछना क्या सही है, और वो भी देश के बाहर जाकर यूं सवालिया निशान अपने यहाँ की संस्थाओं पर उठाना सही है। जनता जो है वो है हमारी सबसे बड़ी जज, सबके लिए, आपके लिए भी हमारे लिए भी। राहुल गांधी जी समझ जाइए जनता क्या कहे। आज बस इतना ही, लेती हूं इजाजत, नमस्कार।